हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है QMS इंडिया एकेडमी। ये एक नया प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सभी लोगों को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो है बताया जाएगा और चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। तो पिछली क्लास में हमने ISO 9001 की हिस्ट्री समझी थी। बेसिक चीज़ बताया था कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में धीरे धीरे जो है चीज़ें जुड़ती गई और ISO 9001 का जो है स्टैंडर्ड बना। और आज जो हम ISO 9001 जो एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्टैंडर्ड है, 2015 में जो लेटेस्ट सीरीज़ आई थी 2015 में, उसको हम लेटेस्ट मान के चल रहे हैं। और अभी 2026 में दोबारा इसमें रिवीजन आएगा। फिर हम जब रिवीजन आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो गोल है वो बेसिक चीज़ पढ़ेंगे IATF के बारे में। IATF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। तो इस वीडियो में हम IATF के बारे में समझेंगे कि IATF क्या है और बेसिक चीज़ जो है उसकी क्या हिस्ट्री रही, कैसे पहले ISO 9001 जो है उसमें चीज़ें ऐड ऑन होती गई, ISO TS बना और उसके बाद IATF बना। और आज जो हम स्टैंडर्ड देख रहे हैं लेटेस्ट जो है वो IATF 16949 2016 है। और पुनः इसमें जो रिवीजन आने वाला है वो 2027 में आएगा। तो ISO 9001 के साथ कैसे ये इंटर रिलेटेड होता है इसके बारे में समझेंगे। मेरा नाम है राजन कुमार और मुझे 13 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। तो मैंने इंडस्ट्री में देखा कि जो फ्रेशर्स, मैं कई बार इंटरव्यू लेता हूं जिसमें फ्रेशर्स 5 साल 6 साल के एक्सपीरियंस वाले जो लड़के आते हैं तो उनमें थोड़ा नॉलेज की कमी रहती है, डेप्थ में चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। हाँ, प्रोडक्ट के बारे में उनको पता रहता है लेकिन जो प्रोसेस ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मुझे गैप नज़र आता है। तो उस गैप को ही फुलफ़िल करने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, मिटेगा नहीं, हार्ड हो गया, ये सूख गया है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ IATF 16949 IATF इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जो स्थापना है 1996 में 1997 के आसपास हुई थी। ठीक है बच्चों। लेकिन IATF आने से पहले जो मेरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, 1990 की, जो मेरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी, तो जब ये ऑटोमोटिव पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद ये अलग अलग OEMs को भेजते थे, अमेरिका में भेजते थे, यूरोप में भेजते थे। तो अमेरिका के अलग स्टैंडर्ड होते थे, यूरोप के अलग स्टैंडर्ड होते थे। तो जो सप्लायर हैं उनको ऑडिट करने में, जब OEMs कंपनी आती है ऑडिट करने के लिए, तो सप्लायर्स को दिक्कत होने लगी कि इतने सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं हम उनको कैसे मैनेज करें। उसके बाद अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से फिर अलग अलग प्रोसेस में इम्प्रूव करना पड़ता था। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो बिग 3 कंपनी थी मेरी, फोर्स मोटर, जनरल मोटर और क्रिसलर, इन तीनों ने मिलके 1992 के आसपास क्वालिटी स्टैंडर्ड 9000 बनाया। 1992-1994 के आसपास, ठीक है, 1992 से 94 तक एक स्टैंडर्ड बनाया जिसको बोलते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड 9000। कॉमन स्टैंडर्ड में क्वालिटी से ही रिलेटेड चीज़ें होती थी, इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से ही रिलेटेड होती थी। तो 2-3 साल ये चला। उसके बाद जो है ऑटोमोबाइल में क्वालिटी से रिलेटेड जो है चीज़ों और हमें ऐड ऑन करना पड़ा। पता चला कि हमें जितनी रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, चीज़ों को और कंट्रोल करने की ज़रूरत है, प्रोसेस को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो IATF ने ये सोचा कि जो मेरा 9001 सीरीज़ जो चल रही है, क्यों ना हम उसी में ऐड ऑन कर दें चीज़ों को। कहने का मतलब क्या है कि ISO 9001 जो कि एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसी के अंदर मैंने प्लस कर दिया, क्या प्लस कर दिया, टेक्निकल चीज़ ऑटोमोबाइल वाली। टेक्निकल मैंने ऑटोमोबाइल की जो रिक्वायरमेंट है वो मैंने क्वालिटी
क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 9001 में ऐड ऑन कर दिया, तो जो नई चीज़ निकल के आ गई वो आ गई ISO TS 16949, जो स्पेशल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए है। ध्यान देना, ISO 9001 में एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट जब मैं ऐड कर देता हूँ, कौन सी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट? स्पेशल फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली प्रोसेस ओरिएंटेड जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है, अगर मैं ISO 9000 में ऐड कर देता हूँ तो वो मेरा ISO TS 16949 हो जाता है। बाद में यही ISO TS 16949 बाद में यही जाके IATF बनता है। हो सकता है आपको यहाँ पे नज़र ना आ रहा हो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ISO TS 16949। इसके अंदर क्या होता है? ISO 9001 प्लस ऑटोमोटिव रिक्वायरमेंट। ISO 9001 में जब ऑटोमोटिव रिक्वायरमेंट ऐड कर देते हैं तो ISO TS 16949 हो जाता है, और यही ISO TS 16949 आगे चल के IATF 16949 में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम 2025 में पढ़ेंगे, और आगे IATF का ही स्टैंडर्ड पढ़ेंगे हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले ISO TS 16949 1999 में सबसे पहले स्टैंडर्ड ये आया था, ठीक है। उसके बाद इसमें कई रिवीजन होते गए, 2002 में आया, फिर 2009 में आया, और फिर 2016 में ये चेंज होके IATF 16949 स्टैंडर्ड बना 2016। अब होता क्या है कि ISO, क्योंकि चीज़ें जो हैं ISO इंडस्ट्री, जो भी ISO इंडस्ट्री लेती है, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नॉन ऑटोमोटिव कंपनी है, तो ISO 9001 वहाँ भी चाहिए। और कोई सर्विस एजेंसी है, कोई मॉल है, सिनेमा हॉल है, ठीक है, कोई स्कूल है, तो जितनी भी मैंने नाम रखे हैं वो सारे ISO 9001 लेते हैं, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है तो ISO 9001 से काम नहीं चलेगा। ऑटोमोटिव के लिए ISO 9001 के साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा भी रिक्वायरमेंट चाहिए, जो इसको IATF फुलफिल करता है। तो IATF में ISO 9001 तो इंक्लूड है ही, साथ में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। तो क्लियर है आप लोगों को? तो 2025 के अंदर अगर हम हैं तो बात करते हैं कि जब भी हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आपको दो स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, ISO 9001 और IATF 16949, ठीक है। तो जब भी आप IATF 16949 नेट पे डाउनलोड कर लेना, तो उसके स्टैंडर्ड के अंदर ISO की रिक्वायरमेंट फुल, वो एक उसकी रिक्वायरमेंट तो है ही, उसमें रेफरेंस लिखा रहता है। जब भी क्लोज फोर देखोगे तो रेफरेंस सी ISO 9001, फिर उसके नीचे IATF की रिक्वायरमेंट। ये स्टैंडर्ड का मैंने बेसिक बताया आप लोगों को, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। IATF 16949 में टोटल 10 क्लोज हैं। बेसिक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, और फिर धीरे धीरे फिर इसकी डेप्थ में जाएंगे। 10 क्लोज में जो शुरू के 3 क्लोज हैं, ध्यान देना बच्चों, जो शुरू के 3 क्लोज हैं 1, 2, 3, ये नॉन ऑडिटेबल क्लोज होते हैं। इसका मतलब इन तीनों क्लोज की ऑडिट नहीं होती है। ऑडिट का मतलब ये होता है कि जब भी हम IATF 16949 स्टैंडर्ड लेंगे तो उस स्टैंडर्ड लेने से पहले बाहर से हम इसकी एक्सटर्नल ऑडिट करवाएंगे। ऑडिट जब मेरी सक्सेसफुल हो जाएगी, पास हो जाएगी, तब मुझे IATF का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं प्रमाणित किया जाता हूँ, मेरी कंपनी प्रमाणित की जाएगी कि हाँ, मेरा जो ऑटोमोटिव पार्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी एज पर स्टैंडर्ड है, गुणवत्ता उसकी अच्छी है। 3 क्लोज में से जो पहला क्लोज आता है स्कोप का मतलब क्या है कि जो IATF 16949 है उसका स्कोप क्या है।
नॉर्मेटिव रेफरेंस का मतलब क्या है कि ये जो क्लोज बना हुआ है इसमें कौन कौन से हमने रेफरेंस लिए हैं, कौन से स्टैंडर्ड का रेफरेंस लिया है, जो स्टैंडर्ड है, और इस स्टैंडर्ड के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी है उसकी क्या डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे आफ्टर सेल की क्या डेफिनेशन है, प्रोसेस की क्या डेफिनेशन होती है, तो तीसरे क्लोज में टर्म एंड डेफिनेशन है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड आते हैं मेरे 4, 5th, 6th, 7, 8th, 9th में यहां लिख देता हूं परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन, और 10th है इंप्रूवमेंट। ठीक है, आइए बेसिक चीज इसमें समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्लोज 4 जो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके क्या इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, और उस इंटरेस्टेड पार्टीज के क्या क्या नीड एंड एक्सपेक्टेशन है, और उस नीड और एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया गया तो क्या रिस्क आएंगे। मैं एक बार और ध्यान देना, इसी स्टैंडर्ड के अंदर QMS का स्कोप भी है। जो भी हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे उसका क्या स्कोप है, और उस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से इंटर रिलेटेड क्या प्रोसेस है, ये सभी हम क्लोज 4 में पढ़ेंगे। क्लोज 5 है जो क्लोज लीडरशिप बताता है कि जो मेरा प्लांट है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लीडरशिप की क्या कमिटमेंट है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्वालिटी पॉलिसीज हैं, और रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो मैंने डिफाइन कर रखे हैं, जो भी वर्क डिफाइन कर रखा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किन किन लोगों के क्या रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो हम सभी क्लोज 5 में पढ़ते हैं। क्लोज 6 में प्लानिंग किस चीज़ की मैंने यहाँ पे बताया, ध्यान देना, एकदम ध्यान से आराम से बता रहा हूँ, चीज़ों को समझना। ऑर्गेनाइजेशन को मैंने अंडरस्टैंड किया, उसकी उसके जो इश्यूज हैं वो मैंने पता लगाए, इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी है, उस इंटरेस्टेड पार्टीज की क्या क्या नीड एंड एक्सपेक्टेशन है, उस नीड और एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया गया तो रिस्क होगा। वो रिस्क जो है वो क्लोज 6 में है। उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे उसकी प्लानिंग के बारे में पढ़ना क्लोज 6 है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो मेरे ऑब्जेक्टिव आते हैं, उस रिस्क को कम करने के लिए मैं एक गोल्स बनाऊंगा, ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा। वो ऑब्जेक्टिव और उस प्लान को अचीव करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेरे पास क्या प्लानिंग होगी, वो सभी मैं क्लोज 6 में पढ़ूंगा। उसके बाद क्लोज 7 में सपोर्ट है। सपोर्ट यानी कि प्लांट को चलाने के लिए किस किस चीज़ों की सपोर्ट रहती है, रिसोर्सेस क्या क्या हैं, मेरे पास जो इंजीनियर्स हैं वो कॉम्पिटेंस होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है जो मेरे ऑपरेटर्स हैं उनमें किस किस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, वो सभी मैं सपोर्ट के थ्रू क्लोज 4 के थ्रू कंप्लीट करूँगा, कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लोज है। उसके बाद क्लोज 8 आता है जिसमें ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है कि प्लांट में कौन कौन से मेरे ऑपरेशन हैं, ऑपरेशन को मैं कैसे प्लान करूँगा और कंट्रोल करूँगा प्रोडक्शन को। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्शन और सर्विस की, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस का मैं कैसे डिज़ाइन और डेवलप करूंगा, ये सभी ऑपरेशन में, जो APQP है वो ऑपरेशन में ही आता है। उसके बाद सप्लायर कौन कौन से होने चाहिए, अप्रूव्ड सप्लायर, उस सप्लायर को मैं कैसे कंट्रोल करूंगा, उस सबका जो प्रोसीजर है वो ऑपरेशन क्लोज 8 में दिया गया है। उसके अलावा जो मैं पार्ट को प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करूंगा, उस प्रोडक्शन में अगर मेरा नॉन कन्फर्मिटी आती है तो उस नॉन कन्फर्मिटी को कैसे कंट्रोल करूंगा, ये भी ऑपरेशन में ही आता है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑपरेशन एक तरह से प्लानिंग से लेकर के और NC जो रिजेक्शन हमारी आती है, प्रोडक्शन से लेकर के रिजेक्शन तक जो भी मेरी प्लानिंग है, कंट्रोल है, वो सारा मैं ऑपरेशन में पढ़ूंगा। क्योंकि मेरे प्लांट में ऑपरेशन हो रहा है, ध्यान देना, क्योंकि मेरे प्लांट में ऑपरेशन हो रहा है तो उस ऑपरेशन को, उस सिस्टम को, मैंने एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को मॉनिटर करूंगा कि वो सिस्टम कितना सही है, उस सिस्टम में क्या क्या गैप्स हैं, वो मैं क्लोज 9 में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मेरा कितना 8वां क्लोज जो ऑपरेशन मैंने बना रखा है उसकी क्या परफॉर्मेंस है,
वो मैं यहाँ पे मॉनिटर करूँगा। मॉनिटर एंड मेजरिंग, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग, इंटरनल ऑडिट, MRM, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं क्लोज 9 में करूँगा। इवैल्यूएशन, ठीक है, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। हम ऑर्गेनाइजेशन में जो भी करते हैं वो हम स्टैंडर्ड के हिसाब से ही करते हैं। तो स्टैंडर्ड का मतलब यही होता है कि हम इस स्टैंडर्ड को फॉलो करें ताकि जो मेरा पार्ट है वो सही बन सके। हम इस प्रोसेस को, जो मेरा स्टैंडर्ड है उसके प्रोसेस को हम फॉलो करें ताकि मेरा जो पार्ट है वो सही बन सके। उसके बाद इंप्रूवमेंट आता है 10वां क्लोज लास्ट, कि इन चीज़ों में कोई भी अगर गैप्स आते हैं तो उसको मैं कैसे इम्प्रूव करूं काइजन के थ्रू। जो भी नॉन कन्फर्मिटी है उसको कैसे मैं इम्प्रूव करूं कि आगे से वो ना हो, करेक्टिव एक्शन, ये सभी क्लोज 10 में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको IATF के बारे में बेसिक चीज़ बताई है। तो किसी भी स्टैंडर्ड को डायरेक्ट पढ़ने से पहले हमको बेसिक पता होना चाहिए। और जितने भी आजकल फ्रेशर्स हैं, 5 साल 6 साल के जो भी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज तो हो जाती है, लेकिन प्रोसेस ओरिएंटेड रिस्क बेस्ड जो थिंकिंग है वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है, मोटिव यही है कि आप लोगों को इस चैनल के थ्रू आपके नॉलेज को एनहांस करें ताकि आप चीज़ों को स्मूथली और डेप्थ में स्टडी करके अपने प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, इसके बाद जो भी चीज़ें मैं चलाऊंगा, मेरा ऐसा मानना है कि मैंने आपको ISO 9001 और IATF जो है बेसिक मैंने चीज़ बता दी, लेकिन डायरेक्ट क्लोजों पे जाने से पहले मैं आपको कोर टूल के बारे में डेप्थ नॉलेज दे दूं कि कोर टूल जो 6 होते हैं उनको कैसे हम परफॉर्म करते हैं, कैसे उसको इवेल्युएट करते हैं और अपने प्रोसेस में कैसे ऐड ऑन करते हैं। उसके अलावा जो है कोर टूल के साथ साथ जो 7QC टूल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 7QC टूल्स। धीरे धीरे इन 7QC टूल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे और मैं आपको